तो जो लिखा था उसी के आगे चलिए लिखिएगा। पॉइंट हेडिंग डालिएगा पहले, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा उपग्रह की बंधन ऊर्जा। हेडिंग उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा लिखिएगा। उपग्रह को अपनी कक्षा से उपग्रह को अपनी कक्षा से गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर उपग्रह को अपनी कक्षा से गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर अर्थात अनंत तक जाने के लिए अर्थात अनंत तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अनंत तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। 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 ठीक है, तो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से निकलकर अनंत तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम उसे क्या बोलेंगे? उसकी बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मतलब यह हुआ कि वो जितनी ऊर्जा से बंधा है वह उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। कैसे बंधन ऊर्जा कहलाती है चलिए समझते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि बंधन ऊर्जा क्या है। ध्यान दे रहे हैं ना? चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, बस समझने के लिए पहले रफ कार्य कर लेते हैं फिर फेयर करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, कोई समस्या? जैसे देखिएगा यहां पर ये हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह क्या लगा रहा है? चक्कर। अब अगर ये चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी से ऊंचाई पर अगर है तो पक्की बात इसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब अगर गति कर रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? दोनों को जोड़ देंगे हमें क्या मिलेगी? कुल ऊर्जा। तो हमें स्थितिज ऊर्जा भी मिल गई, हमें गतिज ऊर्जा भी मिल गई, जोड़ने से हमें क्या मिल गई? कुल ऊर्जा। मान लो यहां पर इसके पास 10 जूल ऊर्जा है। कितना जूल ऊर्जा है? 10 जूल ऊर्जा है। हमने कहा इसकी बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है, यहां से इसको अनंत पर भेज दिया जाए तो इसके पास जो ऊर्जा रही होगी वही इसकी बंधन ऊर्जा कहलाएगी। अनंत तक भेजने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, मान लो ये कहीं गया और वहां जाने पे इसके पास मान लो हो गई 25 जूल ऊर्जा। कितना जूल ऊर्जा? 25 जूल ऊर्जा। तो हमें इसको छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ी? 15, क्योंकि 10 तो इसके पास पहले से था ना। जब 15 और पाएगा तब जाके पहुंच जाएगा वहां जहां भेजा था मैंने। बात समझ आ रहा है ना? तो आपने बंधन ऊर्जा के लिए क्या लिखा है? उपग्रह को अपनी कक्षा के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर अर्थात अनंत तक भेजने के लिए हमें जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वह उसकी क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। तो यहां से कहां भेजना है? अनंत तक। हमने कहा अनंत में मान लो 100 जूल ऊर्जा थी, यहां पर मान लेते हैं 10 जूल ऊर्जा थी, तो इसकी बंधन ऊर्जा कितना आएगी? 90 जूल। समझे ना? अपनी कक्षा से निकलकर भाग जाए अनंत तक, उसके लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े वही उसकी क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? बंधन ऊर्जा क्या है? पक्का ना? चलिए, तो बंधन ऊर्जा का मामला आपके समझ में आया, तो अब हम करेंगे क्या? पहले ये समझिएगा हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हम पहले निकाल लेंगे कि जब ये अपनी कक्षा में बंधा हुआ था तो इसके पास ऊर्जा कितनी थी और अनंत पर कितनी थी, फिर घटा देंगे, हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना? एक लोग यहां से उठो, चले जाओ नीचे आराम से, बाहर हमारी मम्मी बैठी होंगी, उनसे कह देना कि आज मेरा खाना ना बनाए। ठीक? कहेंगे काहे? कदना सर की दावत है। समझ गए? दावत का मामला पूरा इंटरनेशनल लीक हो गया। अब कौन इसको निकाल के चले बताए? ठीक है, मैं भूल गया बताना। अब क्या मतलब? बात यह है कि मेरे घर में खाना सिर्फ मेरे अकेले के लिए बनता है। अब इतना दुनिया भर का ताम झाम करके परेशान होंगे और शाम को मैंने टंकी करके कहूँ खाना नहीं खाऊंगा, फिर ये हमसे हो ना पाएगा। और दावत जाएंगे तो वहां भी खाना देख के रुक ना पाएंगे, वहां भी तो खाना पड़ेगा। वहां भी तो खाना पड़ेगा।
तो बता दिए, किसको बताए? पड़ोसी तो नहीं बता दिए कि आज सर खाना नहीं खाएंगे, वो भी सोचेंगे तो हम क्या करें। चलो आओ यहां देखो, ये हमारे पास क्या है? अच्छा हमारे पास है। अब भाई अब क्या करोगे? और ये क्या है? ये उपग्रह है तेरी बेवकूफ की, ये कक्षा है ना, इसी कक्षा में वो चक्कर लगाएगा। ये रहा अपना क्या? उपग्रह। इसकी पृथ्वी के सेंटर से दूरी कितना है? ठीक 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 ठीक। अगर मैं ऊंचाई पर इसकी मतलब निकालता टोटल एनर्जी, ठीक है, तो क्या मिलता? काइनेटिक प्लस क्या करते हैं? पोटेंशियल। मैंने पढ़ाया है। तो अब आप लिखते हैं यहां पर E बराबर, तो काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल निकालना है Gmem अपान R, और आगे क्या था? अब एक बात आप सभी लोग जानते हैं, ये कक्षा में घूम रहा है तो कौन सा लिखेंगे? कक्षीय। तो E बराबर 1/2 यम, ये याद है करड़ी में Gm अपान R, करड़ी हट गई तो Gm अपान R और माइनस Gm MEM अपान R। अगर पृथ्वी के लिए है तो MEM कर दो, हाँ MEM कर दो। तो E बराबर हमें यहां से मिला Gmem अपान 2R माइनस Gmem अपान, यहां पर क्या लिखा है? R। बस आ रहा है ना? ये आपको पढ़ा नहीं लग रहा है? पीछे मैंने पढ़ाया भी रहा होगा, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो। याद है या नहीं? ये एक Gmem अपान R लिखा है, आधा घटा दिया तो मिलेगा माइनस आधा Gmem अपान R। मैंने पिछली क्लास में कुछ समझाया था इसको। यानी ये जो अपनी कक्षा में बधा है, तो इस कक्षा में इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? Gmem अपान R 2। और आगे क्या था? माइनस। अब हम इसको यहां से छुड़ा के कहां भेज दें? तो अनंत पर इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल दोनों को जोड़ देंगे। मैंने बताया था अनंत पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है? 0। पोटेंशियल एनर्जी का मान भी क्या होता है? 0। यानी अपने को जो टोटल एनर्जी मिली अनंत पर वो क्या मिलेगी? 0। अब आपसे हम पूछेंगे एक बात, बताओ ज्यादा एनर्जी कहां थी? इस कक्षा में बधे रहने पर ज्यादा एनर्जी थी या अनंत पर थी? अनंत पर ना। ऐसा बताएं क्यों? क्योंकि ये 0 है और ये माइनस है। अब पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि 0 माइनस से क्या होता है? छोटा होता है ना। आप माइनस छोटा होता है। तुम लोग यार देखो, हम पढ़ाएंगे यार, हम पढ़ाएंगे। अभी लोग से भिड़ना मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे ही कहावत नहीं बन गई है वुमेन्स सुना है ना? लेकिन मैंने एक बात ये देखा अपने जीवन में कि लड़कियां जब लड़कियां रहती हैं तो लड़कियां ठीक रहती हैं, और धीरे 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 इनका जो मतलब सोचने समझने का नजरिया है वो समाज बड़ा अजीब बना देता है। फिर इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जवाब देना, क्योंकि इतना लोग दबाते हैं, इतना हर बात पे डांट पड़ती है, यहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा न करो, उधर न जाओ, ऐसा न पहनो, उधर न देखो, इधर न करो। फिर धीरे धीरे इनका अपना खुद का दिमाग खसक जाता है। सबका नहीं, लेकिन 99.99%। और उसके पीछे कारण यही है, कहीं मुझसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे बाकी लोग को बुरा लग जाए। और वहीं लड़कों का मामला क्या है? कोई ऐसा काम ना हो जाए कि लोग खुश हो जाएं, साला ऐसा कांड करो कि सब परेशान रहे, है ना? क्या घर द्वार, क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, इनका तो ये जन्म से अधिकार हो गया है। और इनका मामला क्या है कि आते हो तो तुमको इतना इंस्ट्रक्शन मिलता होगा, कोचिंग जात बैठे, सीधे जाए सीधे आए, इधर न देखे उधर न देखे, यहां न रुके वहां न रुके, है ना? रोड पे जाकर टेंशन भी, सर जी हमको देख लिए क्या सोचेंगे? इनका तो कोई फर्क ही नहीं, कोई क्या सोचेगा। और तुम्हें फर्क है। एक दिन गलती से मैंने एक लोग को चौराहे खड़े हुए देख लिया, अगले दिन डांट दिया, वहां क्या कर रहे थे, है ना? जबकि लड़के 75 रोज खड़े रहते हैं। तो ये यही है समाज हमारा। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर आप भी मतलब वही वाले हैं, आपने क्यों डांटा? दरअसल डांटने का पर्पज हमेशा वही नहीं होता कि हमारी सोच गड़बड़ है, लेकिन बस ये है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांटते इसलिए नहीं है कि उनकी सोच गड़बड़ है, वो डांटते इसलिए कि तुम्हें चाहते हैं, मानते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए, है ना? उस लड़के के मतलब आप चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो साला बड़ा समस्या है भाई, हमको जानते हैं। आओ इधर देखो, है ना? सफाई भाई वाली बात नहीं है, बस ये समाज तैयार नहीं है इन चीजों के लिए। बेसिक बात ये है, भारत नहीं तैयार है अभी, कुछ समय बाद तैयार होगा। और जब तक भारत तैयार होगा ना,
तब तक तुमको भी घर बार तैयार कर लेंगे 4 लोग। अब भारत को इतना एडवांस होने में कम से कम 60-70 साल अभी लगेगा, तब तक तुम निकल लोगे। मतलब है क्या निकलेगा। आओ यहां देखो, बड़ा दुख होगा ये देखने के लिए तुम लोग नहीं रहोगे। साला हम अकेले क्या क्या देखेंगे। ई अनंत, इसका मान क्या है 0। और यहाँ पर जो ई ई ई का मान निकाला है हमने इसकी कक्षा में, वो निकाला है जी अमी हम अपान क्या निकाला है 2r। और आगे क्या है माइनस। तो क्या कितना ऊर्जा देनी पड़ी होगी समझो। पहले जैसे यहाँ पर पहले मान लो -10 था और यहाँ पर 0 था, यहाँ ज्यादा है ना। तू समझ पहले, जैसे मान ले अभी तेरे पास 2 रुपए है। कितने रुपए है 2 रुपए। घर पे जाने के बाद तुम्हारे पास 12 रुपए हो गया, कितना पाई 10। समझ में आ रहा है। वैसे अगर मुझे निकालना कि कितनी एनर्जी यहाँ पर परिवर्तित हुई, कितनी एनर्जी यहाँ पर मिली, बंधन ऊर्जा मुझे निकालना है, तो बंधन ऊर्जा मतलब यहां से कक्षा से ऊर्जा देने के बाद कहां पहुंच गया अनंत में। तो वैसे मान लो यहाँ पर 10 था, यहाँ 15 हो गया, कितना दिया मैंने 5। कैसे मालूम चला 15 माइनस 10। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो ई इन्फानाइट और माइनस ई, मतलब वही ऊंचाई पर। तो ई इन्फानाइट पर कितना है 0 और माइनस क्या निकाला है जी एम एम अपान क्या लिखा है आर। और यहाँ पर क्या था माइनस, दोनों माइनस क्या बन जाएगा प्लस। यानी ई बाइंडिंग एनर्जी बराबर हमें मिला जी एम अपान आर। और इस आर के बदले तुम लिख सकते, क्या हुआ 2r है क्या। और इस आर के बदले तुम लिख सकते हो आर ई प्लस यस, लिख सकते हो ना। यानी इतनी बंधन ऊर्जा है किसी भी उपग्रह की, इतनी ऊर्जा मिलेगी तो क्या करेगा कट लेगा, कहां भाग जाएगा अनंत पर। छोड़ के भाग जाएगा, दोबारा लौटकर वापस आने वाला यानी वो खुद पलायन कर जाएगा। फटाक से प्रिंट करो इसको।
भाई लिख लिया? बोलना चाहिए ना। तो ये आप सभी लोगों ने ये लिखा कि किसी भी उपग्रह की गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, और उसके बाद उसकी आवर्तकाल का मान कितना होगा, साथ में आपने बताया उसमें ऊर्जा का मान कितना होगा, सारी बातें लिख लिया है। अब हेडिंग डालिएगा आप कृत्रिम उपग्रह, हेडिंग डालिएगा कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखिएगा। मानव द्वारा प्रक्षेपित, मानव द्वारा प्रक्षेपित वे पिंड जो, मानव द्वारा प्रक्षेपित वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मानव द्वारा प्रक्षेपित वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, चक्कर लगाते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो मानव द्वारा छोड़े गए वे पिंड जो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। दरअसल सामान्य बात यह है कि पृथ्वी का ही चक्कर नहीं, हर वह मानव द्वारा निर्मित पिंड जो किसी भी ग्रह का चक्कर लगाए वह क्या कहलाएगा? कृत्रिम उपग्रह, वो सैटेलाइट कहलाएगी। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, आइए समझते हैं मामला क्या है। आज तो मानव निर्मित सैटेलाइट ऐसी हो गई कि जो उपग्रह नहीं, जो ग्रह नहीं, जो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है और सूर्य से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, सूर्य के बारे में हम बहुत सारे अध्ययन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार वहां से सौर विकिरण निकलता है, पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर देता है, किस प्रकार वो मौसम को प्रभावित करता है। तो इस पे स्टडी बहुत चल रही है। तो अब ये जान लीजिएगा कि जो उपग्रह है वो मानव निर्मित एक पिंड है, मानव निर्मित कोई यान है जो किसी ग्रह या उपग्रह या किसी तारे का क्या लगा सकता है? चक्कर। ठीक है ना? इसमें कोई स्पेसिफिक परेशान होने की बात नहीं कि आप एकदम अपना दिमाग खराब कर लीजिए सर ग्रह का ही चक्कर लगाएगा। अब जैसे मान लीजिए, एक व्यवहारिक बात समझिए, मैंने यहां से एक उपग्रह छोड़ा, एक सैटेलाइट मैंने भेजा। सैटेलाइट मतलब ये ज्यादा समझ में आता है तुम लोग को, सैटेलाइट हिंदी में उपग्रह कम समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैंने एक सैटेलाइट भेजा और मैं चंद्रमा का अध्ययन करना चाहता हूं और वो जाके चंद्रमा का चक्कर लगाने लगे, तो क्या उसका नाम हम बदल कुछ और रख देंगे? तब भी तो कहते हैं ना वो सैटेलाइट है, वो एक उपग्रह है। यानी एक मानव निर्मित उपग्रह एक प्राकृतिक उपग्रह का क्या लगा रहा है? चक्कर। और अभी हाल में भारत ने वो कारनामा किया जो पूरी दुनिया में कोई और नहीं किया है ना। चंद्रमा के जो उल्टा भाग है, पिछला भाग है, उस पे हमने अपना एक सैटेलाइट उतार दिया। एक रॉकेट मैंने यहां से भेजा, मैंने मतलब भारत सरकार ने, और वहां जाके उतर गया, वो लैंड कर गया। जापान भी चाहता था वहां पर उतारना, लेकिन हमने जापान से पहले वो काम कर लिया था। और एक बार वो क्रैश भी हो गया था जब भेजा गया था। तो जानते होंगे ना आप लोग, अभी ये हाल ताज की बात है, 6-7 महीना 1 साल का बात है ना। क्योंकि चंद्रमा का एक भाग ऐसा जो बहुत ठंडा है और वहां हमेशा रात होती है, उसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है, क्योंकि वो भाग पृथ्वी से कभी नहीं दिखता है ना, हमेशा वो अंधेरे में होता है, छिपा होता है। इसीलिए वहां के मौसमी घटनाओं के बारे में, वहां के अन्य चीजों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, वहां के सतह के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब अगर कहीं के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वहां कोई चीज आप लैंड कराना चाहते हो तो मुश्किल है ना। लेकिन भारत ने ये काम कर लिया और अच्छे से किया, फिर जापान ने भी कर लिया बाद में। अब बहुत सारे देश ये कारनामा करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा करके भारत को लाभ क्या हुआ, इतना पैसा खराब किया, उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ मूर्ख होते हैं दुनिया में, पता है ना। उनसे अगर कहो कि भारत ने अभी मिशन मंगल भेजा था, या भारत अभी जानते हो ना स्पेस में इंसान को भेजेगा, कुछ लोग कहेंगे क्या उखाड़ लेगा करके, अमेरिका तो 50 साल पहले कर लिया था, आप आज काहे करना चाहते हैं? मूर्ख, 50 साल पहले वो भले किया रहा तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कहां से आएगी वो, है ना। जैसे आज हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, अन्य देश ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं। तो इन टेक्नोलॉजी का न केवल हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल है, बल्कि उसका प्रत्यक्ष पैसे वाला भी लाभ है। अगर हमें सैटेलाइट छोड़ना ना आता होता तो आज भारत की लाखों डॉलर की कमाई सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करके होती है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, कल को मान लो इंटरनेशनली कोई दिक्कत आ जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, तो भारत तो हारेगा ना। अब हम कह दें कि हथियार की क्या हो सकता है, क्या मतलब खरीदने का, कौन जंग लड़ने जा रहे हैं,
हम तो सीधे बुद्ध के देश के लोग हैं, हमें शांति पसंद है, हमें हथियार नहीं चाहिए। तो हथियार आदमी इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखता, हथियार आदमी अपनी सुरक्षा के लिए भी रखता है। ऐसा नहीं कि हम हथियार लिए तो मारेंगे, हाँ हम इसलिए लिए कोई हमें मारेगा तो हम जवाब तो दे सके ना, इसलिए हमें ये करना चाहिए। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना आपका लाभ है। तो भारत अब कैसे दुनिया जानेगी कि आप एडवांस हो गए हैं, तो हम दुनिया को बताएंगे कि देखो जो काम बाकी देश नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया। बाकी लोग 10 बार लॉन्च करते हैं तब उनका होता है, मैं पहली बार में ये करके दिखा दे रहा हूं। इसका मतलब हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग, हमारी टेक्नोलॉजी सक्षम है हर वो काम करने में। इसलिए कुछ काम दिखावे के भी होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल में अगर यहां से आपको सिविल लाइन जाना है, आप अल्टो में भी जा सकते हैं, सफारी में भी जा सकते हैं, रेंज रोवर में भी जा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, फोन अगर आप लेके टहल रहे हैं तो अलग अलग ब्रांड के फोन आ रहे हैं, बात तो सब में हो रही, वीडियो सब में चल रहा है और लगभग सबके समान क्वालिटी के होते हैं। तो आप फिर नाम टैग के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों नाम के पीछे भागते हैं। शर्ट आप पहन रहे हैं किसी भी कंपनी की पहन लीजिए, लेकिन जब ब्रांड की होती है तो आपको भौकाल लगता है। तो अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा करके लोगों को, देखो हम ये कर सकते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो भारत वो काम बखूबी कर रहा है और आने वाले समय में स्पेस में भारत अग्रणी देश होगा और भविष्य उसी का है जिसका स्पेस है, क्योंकि पृथ्वी पे जगह से लेकर संसाधन तक एक समय के बाद कम हो जाएगा। जैसे यहां मिट्टी है वैसे मंगल ग्रह पर भी मिट्टी है। जैसे यहां जमीन के अंदर से खोदने पे खनिज लवण संसाधन हीरा सोना चांदी पेट्रोलियम निकलता है, संभवतः अगर वहां भी निकल गया तो, और कल को हमारी पृथ्वी से पूरा संपत्ति खत्म हो जाती है, खनिज संपदा खत्म हो जाती है, हम उसका दोहन कहां से करेंगे, अन्य प्लेनेट से ही करेंगे ना। तो कौन कर पाएगा, जिसकी वहां तक जाने की सक्षमता होगी। अब हम इस इंतजार में बैठे थे कि नहीं हम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मिड डे मील में खाना बांटना था, क्यों, क्योंकि रोड बनानी थी, सड़क बनानी थी, गरीबी रेखा वाला कार्ड बनाना था, मनरेगा में काम करवाना था, क्योंकि भारत गरीब देश है। तो गरीबी और भोजन और स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इसके लिए इसको छोड़ दें या इसके लिए इसको छोड़ दें। तो भारत इसलिए हमेशा दोनों को बैलेंस करना चाहता है। और अभी किसी एक नॉर्मल इंसान से मिलिए, वो आपको तर्क पे तर्क देगा, दुनिया भर का तर्क देगा, ये काम करने की क्या आवश्यकता थी, इसका इस्तेमाल करके हम ये कर सकते थे, कितनी स्कूल खोल सकते थे, कितना कॉलेज खोल सकते थे, है ना, अस्पताल खोल सकते थे। गांव में जो सरकार के आलोचक होते हैं वो ऐसे कह देते हैं, लेकिन ये काम भी जरूरी है। आलोचना एक अलग बात है और ये एक अलग बात है। इसका खामियाजा भारत ने एक बार भुगता है, जब चाइना से वार हुआ था। शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ने कहा क्या करेंगे, हथियार, पाकिस्तान तो अपना भाई है और छोटा भाई है, मूड खराब करेगा, बिना हथियार कंटाप से मार के बैठा देंगे, ठीक है ना। लेकिन चाइना से चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, तो एक नारा दे दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। और हम लोगों ने हथियार में, सुरक्षा में और सेना में पैसा खर्च नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना ने देखो आज तक इतना हिस्सा भारत का कब्जा कर लिया है, भारत नहीं ले पाया और आज तक नहीं ले पाया है। दुख की बात, अभी भी देखो जब देखे तब अपनी चौकी आगे बढ़ाता रहता है। भारत सरकार के वो क्या बोलते हैं ऑफिशियल आंकड़े आते हैं, ये तो मेरी बात नहीं है। और अभी कितने सैनिक मार दिए थे, 20, ठीक है ना, 18 या 20 कितने आंकड़े आ रहे होंगे न्यूज में। तो हम उससे नहीं भिड़ पाते क्योंकि वो पावरफुल है, और तब तो और पावरफुल था, तब हम और कमजोर थे क्योंकि हमारे पास उन्नत किस्म के हथियार नहीं थे, सैनिक में उतना ज्यादा प्रशिक्षण नहीं था, बहुत कुछ कमियां थी भारत में। बहुत पीटा उसने इंडिया को। अंततः हमने युद्ध विराम किया, हमने माना कि चलो हमसे गलती हो गई, हार हो गई, और हमारा भयानक नुकसान हुआ, हमारी जमीन भी गई, हमारे लोग भी गए, हम कुछ नहीं कर पाए। अब तो करने में सक्षम है ना। हाँ हम जीत नहीं सकते लेकिन जीतने भी नहीं दे सकते, अब इतना आ गया। अब कोई कह दे कि अगर ये ना करती सरकार तो क्या होता आज। आज हमारे पास उन्नत किस्म के हथियार, मिसाइलें, रॉकेट, बम, इतने सैनिक ना होते तो फिर हम क्या करते, फिर जिसकी मर्जी वही आता बजाता और कहता ओ बच्चा मजा आई, निकल लेता। और तुम कहते नहीं ये जरूरी है, रोड जरूरी है, वो जरूरी हर चीज है ना। तो बैलेंस जरूरी है, जैसे जैसे हम उन्नति करेंगे वैसे वैसे चीजों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इनोवेशन सोच नहीं है। सरकार कितना भी खर्च करे, लेकिन किसी बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो, सब क्या कहेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं, स्टोनो, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, क्लर्क। कोई वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, कोई स्टार्टअप नहीं खोलना चाहता। यही भारत में कमी है, और हम तब तक आगे एक अग्रणी देश में नहीं आ सकते जब तक हम क्या ना खोलें,
स्टार्टअप कंपनीज अपने से प्रोडक्शन करना चालू करें। हमारे यहाँ के बच्चे जब तक नवाचारी ना हो, विज्ञान में नई चीजों को सोचे, तब तक हम पीछे रहेंगे, मतलब रहेंगे। कोई जिंदगी में कोई भी सरकार आपको आगे नहीं ले जा सकती। ये सारा खेला माइंडसेट का है। और हमारे यहाँ क्या पैदा हो रहे हैं? कलर का और गुलाम। हर व्यक्ति को किसी के यहाँ नौकरी करनी है, किसी को नौकरी देनी नहीं है। और दुख की बात क्या है कि टीचर जो है, कोचिंग वाले जो है, ये भी फैक्ट्री खोल के रखे हैं गुलामों की। ये बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं अपने फायदे के लिए कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुझे कलर का बनना है, चपरासी बनना है, स्टोनो बनना है, सस्सी करना है, फ्यूचर तेरा ये, माँ तेरी ये, बाप तेरा वो, ऐसे जंजाल में फांस के और आखिरी बच्चे का कैरियर गला घोंट देते हैं। उसके अंदर लाखों संभावनाएं थी, बहुत अच्छा कर सकता था, पर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको पहले ही बता दिए तुमको क्या करना है, एसएससी। और 20 लाख की भीड़ में जाके भेड़ चाल चलना है ना। वो कुछ अच्छा कर सकता था। हम ये नहीं कहते कि एसएससी की नौकरी बुरी है, करो, लेकिन सब वही करेंगे ये ठीक नहीं है ना। हो सकता है तुम कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हो, आजमा लो एक बार, आ जाओ आजमा लेते हैं एक बार। हमने उपग्रह छोड़ा है ना, सैटेलाइट छोड़ा, कृत्रिम उपग्रह छोड़ा, लेकिन देखो उपग्रह में लोचा क्या है पहले ये समझो। जैसे हमारे पास ये उपग्रह है, ठीक, और अगर हम किसी उपग्रह को छोड़ेंगे तो हमारी पृथ्वी पर 2 लाइनें हैं। एक को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। यानी आप समझिए पहले, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा आप इसे कह सकते हैं। ये है विषुवत रेखा और ये है ध्रुवीय रेखा, ठीक है ना। अब एक बात ये समझिएगा, जो ये विषुवत रेखा हमारे पास है, ये विषुवत रेखा, और इसी पे इसके सापेक्ष, ये ध्रुवीय रेखा के सापेक्ष ऐसे हमारी पृथ्वी घूम रही है। जब हम सैटेलाइट अगर भेजेंगे, ऐसे कल्पना करो, अब सैटेलाइट अगर ऐसे ऐसे घूम रही है और हमारी पृथ्वी भी ऐसे ऐसे घूम रही है, और पृथ्वी की स्पीड अगर ऐसे ऐसे अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड है और सैटेलाइट की भी 10 हो जाए, तो हमें देखने पे वो रुकी दिखाई देगी। हमने क्या कहा? आपको समझ में आया? नहीं आया, मैं जानता हूं नहीं समझ में आया। एक गाड़ी में रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था। इस गाड़ी में यहां रमेश बैठा था, यह बस थी, चलो एक बस में रमेश बैठा था। रमेश, अगर इस बस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो बताओ रमेश की स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बगल में दिनेश बैठा था, बताओ दिनेश की स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, पक्का ना? कलुआ इसको नीचे से देख रहा था। तो अगर इससे कोई पूछे महेश की स्पीड, बोलेगा 20। इससे कोई पूछे दिनेश की स्पीड, कितना बोलेगा? 20। लेकिन अगर महेश और दिनेश से पूछा जाए कि बताओ महेश दिनेश की स्पीड कितनी है, तो क्या बताएगा? 0। उसको वो रुका हुआ समझ में आएगा या नहीं? yes, और अगर इससे पूछे इसकी स्पीड बताओ तो कितना बताएगा? 0। जैसे इस कमरे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस कमरे के नीचे पहिया लगी होती और कमरा धीरे से खसक लेता है ना, और ये चल रहा होता तो क्या हम लोग जान पाते? हम लोग बस क्लास करते थे, बस झटका झुटकी ना लगता तो आपको पता भी नहीं चलता कि कमरा कहां से कहां पहुंच गया। हम एक दूसरे की स्पीड 0 समझते। हमारी स्पीड कोई बाहर वाला, इस निकाय से बाहर वाला कहता अरे तो भागे जा रहे हैं, पर हम लोग को लगता है कि हम लोग रुके हैं ना। yes, sir। हाँ, बेसिक बात। तो इसी प्रकार अब जैसे अगर एक गाड़ी है, इसके बगल वो भी जा रही है एक बस, और इसकी भी स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, उसी दिशा में। तो अब ये अगर इससे इसको देखेगा तो इसको लगेगा ये गाड़ी चल रही है या रुकी है? रुकी है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। yes, दोनों की स्पीड 20 है, इसलिए इसको लगेगा रुकी हुई है। तो अगर हम किसी भी उपग्रह को जो मानव निर्मित है अगर छोड़ दें और पृथ्वी का ऐसे विषुवत पर चक्कर लगाए और उसकी स्पीड पृथ्वी की स्पीड के बराबर हो जाए, कब बराबर होगी? पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? अभी पृथ्वी ऐसे एक चक्कर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे ना। तो अगर हम जो उपग्रह छोड़े हैं अगर वो भी ऐसे एक बार 24 घंटे में चक्कर लगाए तो हम ये कहेंगे उपग्रह यहां से देखने पर क्या दिखेगा? स्थिर। क्या दिखेगा? स्थिर दिखेगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड 24 घंटा से अगर मान लो 23 घंटा में लगाए, 25 घंटा में लगाए, तो हमें क्या दिखेगा? चलता हुआ, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे छूट जाएंगे, या वो पीछे छूट जाएगा और हम कहां बढ़ जाएंगे? आगे। साथ साथ चलेगा तो रुका लगेगा। कोई भी आगे पीछे हुआ उसमें स्पीड समझ में आ जाएगी। बात समझ में आया? तो रात में कुछ सैटेलाइट ऐसे दिखती है आप लोग को जो चलती रहती है, समझ गए ना? तो जो यहां से आपको चलती दिख गई, इसका मतलब उसका आवर्तकाल क्या 24 घंटे होगा?
नहीं, उसका आवर्तकाल 24 घंटे नहीं। लेकिन जो यहां से देखने पे रुकी दिख गई, उसका आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटे। मजेदार बात जानते हैं, जो रुकी दिखती है रात में आपको लाइट जलती हुई, उसको आप जान ही ना पाते होंगे कि ये सैटेलाइट है। आपको क्या समझ में आता होगा? वो क्या है? तारा। लगता होगा वो एक तारा है, वो सैटेलाइट नहीं समझ में आती। पर एक बात सोचो, यानी हम एक सैटेलाइट इस पे ऐसे ऐसे छोड़ सकते थे। भैया छोड़ सकते थे ना? इस पर एक बल अंदर की ओर काम करेगा और एक बल कहां कार्य करेगा? और दोनों हो गया बैलेंस, इस दिशा में घूमता रहेगा, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। बोलना। या एक सैटेलाइट मैंने इस पे ऐसे भेजा और ऐसे ऐसे घूमना चालू कर दिया। एक बल कहां कार्य करेगा? बाहर। और एक बल कहां कार्य करेगा? अंदर। बोलो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी भी सैटेलाइट छोड़ने का मुझे दो कंडीशन मिली है, या तो ध्रुवों पे ऐसे ऐसे घूम सकती है और या तो ऐसे विषुवत पे। क्या तीसरी भी सैटेलाइट में भेज सकता था? ऐसे घूमती। चौथी भेज देता ऐसे घूमती। पांचवी भेज देता ऐसे। छठवीं भेज देता ऐसे। सातवीं भेज देता ऐसे। आठवीं, नौवीं, 10वीं, अनेक पथों को हम बना सकते हैं। फिर से समझो, ये हमारी पृथ्वी है ना? क्या मैं ऐसे कोई सैटेलाइट छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता। बता रहा हूं क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम कैसे रही है? ऐसे घूम रही है ना? इस पे एक बल ऐसे कार्य करेगा, एक बल अब केंद्र पर बाहर बाहर करेगा, इसका घटक इधर कार्य करेगा। अब ये कम हो जाएगा, ये फटाक से गिर जाएगी, यानी इसका पथ घटता जाएगा। अब बैलेंस नहीं हो रहा है ना। देख, एक बल नीचे कार्य किया, एक बल कहां कार्य किया? बाहर। तो परिणामी घिस जाएगा ना, लाइट गिर जाएगी। रुकती कोई चीज कब है? जैसे इस पे देखो, ये पृथ्वी है और ये ऐसे घूम रहा है। अब पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना? अब केंद्र बाहर, गुरुत्वाकर्षण बल अंदर, इधर वाला बराबर इधर वाला कैंसिल हो गया, अपने स्थान पर ही रहेगा। लेकिन अगर अब यही ऐसे हो जाता, देखो ऐसे, तो अब केंद्र बल कहां कार्य करेगा? बाहर। लेकिन ये ऐसे कार्य करेगा ना। अब ये इधर और ये इधर, तो परिणामी बीच से गया ना, गिर जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हम क्यों सैटेलाइट को ध्रुवों या विषुवत के अलावा किसी और कक्षा में छोड़ सकते हैं? नहीं, पहले ये बताओ। बोलो। यानी हम सैटेलाइट को अपने मन के मुताबिक छोड़ नहीं सकते। सैटेलाइट को छोड़ने का सिर्फ दो ही प्लेस है, एक या तो विषुवत पर और या तो ध्रुवों पर। अब तुम सोचो, ध्रुवों पर अब यहां सारा मामला कल्पना का है, इमेजिन करो, फिर एक बार में लिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहले समझना जरूरी है। पहले ये सब का मामला क्लियर हो गया कि नहीं, कि सैटेलाइट छोड़ने के हमारे पास केवल पृथ्वी के पास कितने रास्ते हैं? या तो विषुवत पर या तो तिरछे उर्छे में हम क्यों नहीं छोड़ सकते? बैलेंस नहीं होगी। छोड़ भी देंगे तो 1 2 3 4 चक्कर लगाएगी और धीरे धीरे उसका पथ कम होगा और कहीं ना कहीं जाके पृथ्वी पर हिट कर देगी। क्लियर है ना? चलिए, इतना आपके समझ में आ गया। तो अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, अब हमें यह समझना है कि पृथ्वी से देखने पर कौन सैटेलाइट रुकी दिख सकती है। तुम सोचो, बस अब रिलैक्स होकर समझो यार, इतना प्रेशर में बैठ गए हो तुम लोग, से लग रहा खत्म होने वाले हो। चले कहीं नहीं जाना है, हमें जाना है, आपको नहीं जाना है। दावत मेरी के लिए है। ये क्या है? पृथ्वी। अच्छा, और ये क्या है? ये ध्रुवों वाली रेखा है ना? और ये क्या है? हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब। तभी तुम लोगों ने ग्लोब देखा है? ग्लोब जो देखिए गोल गोल गोला होता है, नक्शा बना होता है, नचाते हैं ऑफिसों में रखा होता है, उसी को बोलते हैं ग्लोब। देखा है ना? यहाँ भी रखा था, पर यहाँ के बच्चे इतने हरामी है ना, उसको तोड़ पार डाले। देखे थे ना? पहले उसके ऊपर बड़ा उसका गोला तोड़े, फिर उसके मैप निकाले, फाड़े। अरे भाई साहब, आइए चले। बड़े सीरियस बच्चे देख के बहुत गुस्सा आती है। तो पश्चिम से कहा जा रहा है? पश्चिम से पूरा घूम रही है ना पृथ्वी। आप इमेजिन करो, इमेजिन कोई गोला लिया, कोई गोला सामान किसी के पास है, कोई आंवला वावला सेब वोब लेके आया हो, कुछ किसी गर्दन तोड़ के गए क्या यहीं पे? ये देखो गोला गोला दिख रहा है ना? कुछ नहीं है यार यहाँ, ये है और यही है, ये ऐसे घूम रहा है। देखो इसका मान लो, टिंग डिंग डिंग, दिख रहा है सबको? सबके दिमाग में चल रहा है, गोला इसे नाच रहा है। अब सैटेलाइट हमने ऐसे छोड़ दिया, टिंग डिंग डिंग, दिखा ना? तो सैटेलाइट ऐसे ही से घूम रही है और पृथ्वी ऐसे ही से घूम रही है। क्या
जो ध्रुवों पर घूमने वाली सैटेलाइट है वो पृथ्वी से रुकी हुई देखी जा सकती है, कभी जीवन में नहीं। क्यों, समझ गए ना? क्योंकि जब ये ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगा। देखो पहले आया ना, और जब यहां से गुजरेगी तब तक ये हिस्सा आगे बढ़ जाएगा। ये अलग अलग भाग का चित्र लेगा, यानी इसे घूमेगा, दोबारा पहल के आएगा तो वो स्थान नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा। जब बार सैटेलाइट घूम के आएगी कई बार उसको अलग अलग भाग मिलेगा। हम क्या बता रहे हैं, बात समझ आ रहा है ना? yes, नहीं आया? पक्का आया ना? यानी अगर ध्रुवों पर अगर एक सैटेलाइट छोड़ दी जाए ऐसे घूमने वाली, तो एक आध महीना में, 10 दिन में, 5 दिन में, 4 घंटा में उसकी स्पीड जैसे हो, वो धीरे धीरे ऐसे पट्टी दर पट्टी, पट्टी दर पट्टी पूरे पृथ्वी के चित्र प्राप्त कर लेगी। बोल, नहीं समझ में? अभी देख, अगर ये ऐसे घूम रही है, एक बार गया तो ये अंगूठे वाली पट्टी चित्र मिला, दोबारा आया ये घूम गई थी उंगली वाला, फिर तीसरा आया ये वाली उंगली, चौथी बार। समझ पा रहे हैं? yes, यानी इसके द्वारा हम पूरे पृथ्वी का चित्र प्राप्त कर सकते हैं। yes. और एक बार जो चित्र गुजरा यहां से सैटेलाइट, दोबारा इस इलाके को यहां आने में समय लगेगा, 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा, कुछ समय लगेगा ना? yes, तो इसका मतलब जैसे अगर ध्रुवों पे जो सैटेलाइट है अगर किसी देश ने छोड़ा है तो समझ लो वो देश हर एक देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कैसे? क्योंकि उसे पट्टी दर पट्टी इमेज मिलेगा ना। ये क्या है पट्टी दर पट्टी? जब पहली बार ऐसे गुजरी होगी तो एक पट्टी का इमेज मिला, पृथ्वी घूम गई होगी, दूसरे पट्टी का, तीसरे पट्टी का, चौथे पट्टी का, सब कंप्यूटर में डाल के जोड़ देंगे, पूरा इमेज मिल जाएगा धरती का। हर एक देश के जमीन पे होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मतलब इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम जासूसी का काम कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हम जान सकते हैं कि अन्य देशों में क्या चल रहा है। पहले बात समझ में आया ना? यानी ये सैटेलाइट छोड़ना हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक? फायदेमंद। लेकिन इसमें एक घाटा है कि एक बार अगर यहां से गुजरी तो दोबारा गुजरने में 24 घंटे का समय लगेगा, और 24 घंटे के अंदर जो कांड करना है कर डालो। तो बाकी देश क्या करते हैं, लेके दूरबीन पता कर लिए कि अच्छा चाचा वाली सैटेलाइट आने वाली है, बोले यहां से गुजरेगी 3 बजे। अब अगर मान लो ये एक चक्कर लगाने में 8 घंटा लेती है, 24 घंटा लेती है, तो दोबारा लौट के कब आएगी? 24 घंटे बाद। तब तक वो दूसरे भाग का चक्कर लगाएगी ना, वो तो आगे बढ़ जाएगा। अब उस 24 घंटे के अंदर जो कांड करना है कर जाए। जैसे 24 घंटा बीता, तंबू से मुड़ा के बैठा, आदमी देख ही नहीं पाए। तो लोग ऐसा कर लेते हैं, इसलिए लोग जान जाते हैं कि हाँ इतने टाइम पे अमेरिका वाली सैटेलाइट गुजरती है, इतने टाइम में पाकिस्तान वाली, इतने टाइम में इंडिया वाली। तो लगभग हर देश दूसरे देश के सैटेलाइट के बारे में जानकारी रखते हैं, और जो काम उन्हें करना होता है छिपा के उसी हिसाब से वो कर लेते हैं। हमने क्या बताया, समझ आया? yes, लेकिन हाँ, इसके द्वारा हम पूरे पृथ्वी का मैप बना सकते हैं। गढ़ई, गुड्ढा, तालाब, हर एक जानकारी हमें इससे मिल जाएगी, और ये हमें यहां से रुकी हुई नजर आएगी, ये चलती हुई नजर आएगी। ये समझ आ गया ना? yes, चलो अच्छा जान लो कि सैटेलाइट पे इतने दमदार कैमरे और सेंसर लगे होते हैं कि उस वाले कैमरे से, सैटेलाइट वाले कैमरे से इस मार्कर तक का इमेज आ सकता है, जमीन में गिरा दे तो। इस चक्कर में रहिएगा मत। उस सैटेलाइट में इतना ज्यादा पावरफुल सेंसर होता है कि जो मैं बोल रहा हूं ना, इसकी आवाज वहां से रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल करके अगर जब 2 देश युद्ध करते हैं तो दुश्मन खेमे में क्या सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, उसको भी सुन लेते हैं। सैटेलाइट क्यों जरूरी है, बात समझ में आया? आजकल इतने सेंसिटिव डिवाइस आ गए हैं कि तुमने यहां से कहा कि अभी इधर हम पीछे साउथ व्यू का मारे बड़े, और उधर से वो लोग सैटेलाइट से कान लगा के सुन लिए कि पीछे साउथ बाटा है। पहले एक मालिक बैठा था कुलरी है ना, और काट के फेंक दिया। चाकू को बंदूक से मारने वाला जमाना गया, अब कुलरी और चाकू वाला जमाना आ गया है फिर से, है ना? अब समझ में आ रहा है ना? yes, मतलब ये है कि सैटेलाइट काम करती है। बाकी तुम लोगों ने साउथ की एक पिक्चर देखा होगा, उसमें हीरो को विलन जानते हो ना क्या करता है? ये जानने के लिए ये क्या कर रहा है, उसके दिल में एक पता नहीं क्या डिवाइस डाल देता है, जीपीएस। कुछ लोग कहेंगे सर उससे नहीं, जीपीएस इसलिए डालता है जिससे उसका लोकेशन पता चले। अगर मेरी लोकेशन पता चल जाए तो मेरी आवाज सैटेलाइट से सुनी जा सकती है, फिर वो उसकी हर एक बात सुन लिया करता था। वो डिवाइस से आवाज नहीं सुनता था, सैटेलाइट से सुनता था। समझ गए ना? तो ये काम की चीज है, जान लीजिए। तो अभी अमेरिका वाले चाह लें तो ये बता सकते हैं कि के क्लासेस में आज क्या पढ़ाया गया, जान लो। तो टेक्नोलॉजी बड़ी आगे चली गई है भैया। आइए देखिएगा यहाँ पे, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या, पहले ये समझो
हमने सैटेलाइट यहां भेजा, क्या इसके अलावा हम ऐसे भेज सकते थे? मान लो कोई जिद आ जाए तो पैसा डूबई माई बाप के समझ में आ रहा है ना? ऐसे भेज सकते थे, ऐसे ऐसे अब ये रास्ता है, तीसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। आप सुनो, चले आइए, ना चक्कर लगा रहा है। अब हमारी पृथ्वी घूमी ऐसे और सैटेलाइट भी घूमी ऐसे। कुछ लोग कहीं हरामी है, हम ऐसे भेजा, पृथ्वी घूमी ऐसे, हम सैटेलाइट घूम ऐसे। इसका मतलब तुमने पृथ्वी के वायुमंडल में घासा करा दिया। अब एक नदी अगर ऐसे बह रही है, तुझे उल्टा तैर के आना हो और सीधा तैर के जाना हो, बताओ आसान कब होगा? अब उल्टा तैर में थक जाओगे, जल्दी जल्दी ऊर्जा खर्चा होगी, इसीलिए हम सैटेलाइट हमेशा उधर भेजेंगे जिस तरफ क्या घूम रही हो पृथ्वी। आया ना? सुनो, ये रहा अपना प्यारा भारत। पहचानता है भारत? यहीं पर एक जगह, उसका नाम है सतीश धवन, या क्या बोलते हैं उसको, श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग पैड। यहीं से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, यहीं से सारे गतिविधियां होती है सैटेलाइट लॉन्च करने की। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से। अबे पश्चिम से है, तेरा दिमाग घूम गया है क्या? उत्तर से दक्षिण, इधर देख ले भैया, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो रॉकेट हम इधर लॉन्च करेंगे या उधर? अबे गधा, रॉकेट इधर भेजेंगे या इधर भेजेंगे? ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, बोल किधर? ए नंबर ना। शौक है या मजबूरी है? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, समझ गया ना? अब तू सोच, हमने जो श्रीहरिधवन कोटा जो जगह है वो चुना क्यों है? सतीश धवन केंद्र जो भी उसका नाम है, क्यों चुना है उसको? शायद श्रीहरिकोटा ही बोलते हैं, उसका नाम सतीश धवन केंद्र रख दिया गया, अनुसंधान केंद्र। बताओ ये यहां क्यों नहीं बना दिए? यहां क्या बनाए? अगर यहां बनाते तो रॉकेट हमको कैसे भेजना पड़ता ना? कैसे भेज देते? ऐसे भेजते? अब ऐसे ए वाला चुनते ना, बी वाला नहीं, ए वाला चुनते। और यही जाने के बाद दब गया या फेल हो गया तो गिरता भड्ड से नीचे, और यहाँ नीचे लोग हम सब कहां चले जाते? समझ रहा है ना? लेकिन अगर यहाँ वाला है और भेजेंगे इसे, तो हमारे इस वाले तल पर क्या है? समुद्र है ना। अगर वहां गया, रॉकेट फेल हो गया, ऊपर से गिर गया नीचे समुद्र में, सब लोग बच गए। समझ गया ना? वैसे देख के जहां मन कैसे घर नहीं बनाया जाएगा। ये जो केंद्र चुना गया है, ये सोच समझ के चुना गया है, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि मन के मुताबिक कोई कह दे कि आप समझ रहे यूपी का विकास करना है, यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र खोल दीजिए, तो आधा यूपी गैबो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों किया, समझ आ गया ना? ये भौगोलिक दशा ही अच्छी है, ये द्वीप इस काम का है हमारे कि हम यहाँ पर ये क्रिया कर सकते हैं। चलो, कितना समझ में आया तुम लोग को? भाई साहब आया ना? ठीक है। अब जैसे कोई कह दे कि सर बकैती बहुत करते हैं, मारे जरा 2 घंटा, ये बकैती नहीं है, ये कंसेप्ट है, लॉजिक है। अब इसको बकैती में गिन लोगे तो फिर हो गया। कुछ लोग कहेंगे लेकिन है तो बकैती ही। सारे मतलब बता भी रहे हो बकैती है, बकैती है। क्या बुरा मान गई क्या आप? तो क्या कर लेंगे हमारा? अब तो ये ऑप्शन भी नहीं कुछ कर लेने वाला। चले ना? तुम लोग कुछ ना करो, तुम लोग मार खाओगे। ये बच जाएंगी पर तुम लोग मार खाओगे, इसलिए कुछ नहीं। ये घूम रहा था ना, तो उल्टा घूमने का कोई चांस नहीं है। ऐसे ये भी घूमा, ऐसे ये भी घूमा। अब अगर इसकी स्पीड पृथ्वी के घूमने की स्पीड की क्या हो गई? बराबर ना? देखने पे रुका होगा, यानी भूमि से देखने पर स्थिर दिखा, इसलिए उस उपग्रह का नाम रख दिया गया भू स्थिर उपग्रह। क्या नाम रख दिया गया? भू स्थिर उपग्रह, या उससे बोलेंगे भूतुल्यकालिक उपग्रह। समझे ना? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मतलब कि जमीन से देखने पर स्थित हो, रुकी हो, उसे बोलेंगे जियो स्टेशनरी। बोलो ना? तो अगर ऐसी सैटेलाइट अगर एक बार लॉन्च करने के बाद दिल्ली के ऊपर दिखने लगी तो हमेशा कब कहां दिखेगी? दिल्ली। एक बार सुराग ऊपर दिखने लगी तो हमेशा कहां दिखेगी? समझ गए ना? स्थिर होती है, चलती होती है। अब तुम सुनो, अब इसका इस्तेमाल करके हम कर क्या सकते हैं? इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम प्रसारण कर सकते हैं। जैसे दूरदर्शन डिश जो चलता है ना, आपने बाहर लगाया, ऊपर से वो कनेक्ट हो गया सैटेलाइट से,
देखिए जो जो प्रसारण केंद्र है उसने अपनी सारी जानकारी सैटेलाइट में भेजी, सैटेलाइट ने कहा भेजा नीचे, और हर जगह एक समान रूप से नेटवर्क पहुंच गया और सब अपना टीवी भी चला के देखने लगे। अब सोचो अगर कोई कहते कि हम इस वाली सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, इस वाली का प्रसारण में, मोबाइल क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेटवर्क कैसे आएगा और जाएगा, फिर 24 घंटे बाद आएगा, समझ में आ रहा है ना? तुमने कहा क्रिकेट आ रहा है, कहने लगा लगाओ लगा, जैसे बोल रहा तब तक गायब। अब अगर लगातार देखे ना तो टीवी मुड़े भागा पीछे पीछे, सैटेलाइट के तभी दिखेगा ना। लेकिन अगर एक बात तो दिल्ली के ऊपर दिखने वाली है, अब उससे अगर एक बार प्रसारण हो गया तो मतलब 2-4 स्टेट में अगर वो चला गया उसके विकिरण, तो 2-4 स्टेट में दिखाई देगा। ऐसे 5 सैटेलाइट छोड़ देंगे, पूरे वर्ल्ड को हम कवर कर लेंगे 10 सैटेलाइट भेज के। हम क्या बता रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसीलिए प्रसारण के लिए हम किस सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, ध्रुवी वाले का या विषुवत वाले का? ध्रुवी वाला इसे खंड नहीं कर सकता। ध्रुवी वाले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रेक्षण, मौसम संबंधित जानकारी लेना है, लगातार घूम रहा है, बताएगा आज ये कांड हुआ, कल वो कांड हुआ, उससे हम मैप बना लेंगे। कुछ लोग कहेंगे हम मैप बनाएंगे उससे, विषुवत वाले से। जिंदगी भर एक ही गांव मैप बनी समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रुका दिखेगा ना, इसलिए मैप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ध्रुवी वाली सैटेलाइट का, समझ गए ना? और विषुवत वाले के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रसारण, समझ गए ना? विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं वो इससे मिल जाया करेंगी, है ना? डिश का प्रसारण हो गया, बाकी चीजें नेटवर्क के लिए हो गया, मोबाइल नेटवर्क के लिए हो गया। अभी हाल में अपने उसने मस्क भाई साहब ने छोड़ा ना, ढेर सारी सैटेलाइट है, वो सब यही वाली रहेंगी, रुकी रहेंगी, स्थिर रहेंगी, पूरी दुनिया को कवर कर लेगा और सबको भयंकर नेटवर्क देगा। जैसे अभी हम लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो सैटेलाइट से होता है या वायर से होता है? वायर से, वो सैटेलाइट नहीं है। अगर सैटेलाइट से नेटवर्क कनेक्टेड होता ना ये, तो तुम नालम में कूद जाते फोन तब भी नेटवर्क रहता, समझ गए? गढ़ ही पहुंच जाते, पहाड़ पे चढ़ जाते, जहां मर्जी वहां कूद जाते, नेटवर्क वहां रहता। और ये वाला क्या है, बाई वायर है, ये यहां से बिना तार के कनेक्ट है, कहां से, टावर से, उसके बाद नीचे नीचे केबल गई है, ये केबल से जुड़ा हुआ है, समझ गए? तो कुछ लोग को लगता है कि ये फोन नहीं है, भाई साहब ये तार वाला ही फोन है, तार वाला, ट्रिन ट्रिन वाला जो उठा के लगाते थे। बस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर दिया गया कि तुम्हारे घर से वो जो तार था उसको तोड़ के अलग कर दिया गया और सीधे मान लो एक जगह बांध दिया गया, कहां पे, टावर में। अब यहां से वहां ये कनेक्ट है, उसके बाद बाई वायर ही है। कुछ लोग के दिमाग में अगर सर अमेरिका फोन लगाना हुआ तो क्या करेंगे, समुद्र में जाता है क्या? हाँ, समुद्र के अंदर भी केबल बिछाए हैं। हाँ, सोचो कितना खतरनाक काम किए है ना। ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर पूरी बिछाई गई है, पूरे देशों की, और कई बार उसमें बड़े बड़े जीव जो समुद्री है टकरा जाते हैं, टूट जाती है केबल, फिर उसको अंदर जाके जोड़ते हैं, है ना? तो नेटवर्क बाधित हो जाता है। इस चक्कर में रहिएगा मत। चलिए, उसका अलग से इंटरनेशनल लॉ है कि अगर खराब होगा तो हम तुम एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। कुछ लोग समझ लेंगे, अबे हर कंपनी भी छाई होगी ना। जैसे भी तुमको मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा भेजना है, समझ लेते हैं ना लोग आपस में, तुमसे पूछते हैं क्या कुछ, तुमने यूपीआई लिया, गूगल पे कर दिया, पैसा पहुंच गया। अब उन्होंने कैसे समझ कि कहां से चला गया, लेकिन चला जाता है। उनको मिलता कैसे होगा, ऑनलाइन किए तो वो होता है मामला अपना, समझ लेते हैं। तुम लोग समझ ले नहीं? हाँ हमारे पास अभी क्या समझना था, उपग्रह। क्या समझना है? लिखिए, कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार, क्या लिखा है, क्या लिखा लिखा है, मानव निर्मित वे प्रक्षेपित पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कराते हैं, लिख लिया है ना? देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार नहीं प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ही डालो, भू स्थिर अथवा तुल्यकालिक उपग्रह। पहला भू स्थिर अथवा तुल्यकालिक उपग्रह। साला हमारी क्लास में घुसते ही मानना समय एकदम रॉकेट की स्पीड से बीतता है ना? मजाक मजाक में तो समय बीत गया। भू स्थिर उपग्रह अथवा क्या लिखा है, तुल्यकाली, तुल्यकाली उपग्रह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट। लिखिए, जब कोई उपग्रह विषुवत तल में, जब कोई उपग्रह विषुवत तल में, जब कोई उपग्रह विषुवत तल में ऐसी कक्षा में गति करता है जिसके कारण, जिसमें क्या लिखे, ऐसे जिसके नाम मत लिखना, ऐसी कक्षा में गति करता है
जिसमें इसका परिक्रमण काल, जिसमें इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के, जिसमें इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर और घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समान होती है, और घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समान होती है, और घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समान होती है, समान होती है। तो ये उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं, तो ये उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं। ऐसे उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह अथवा ऐसे उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह अथवा भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह अथवा भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। भूस्थिर उपग्रह अथवा भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। लिखिए, इनका उपयोग संचार के क्षेत्र में होता है, क्योंकि स्थिर होते हैं दिखने में। इनका उपयोग संचार के क्षेत्र में होता है, अतः इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं। इनका उपयोग संचार के क्षेत्र में होता है, अतः इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं। इनका उपयोग संचार के क्षेत्र में होता है, अतः इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं। जैसे इनसेट 2B, जैसे इनसेट 2B, इनसेट 2C आदि, जैसे इनसेट 2A, इनसेट 2B, ये छोड़े हुए उपग्रह हैं, इनका नाम था। ठीक है, नीचे स्टार बनाइए और लिखिएगा फटाफट। बोले बच्चा लोग, लिखिए, भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। जो ये भू-स्थिर उपग्रह ना, ये लाल वाला, इसे ही बोलते हैं पार्किंग कक्षा। तो भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को हम पार्किंग कक्षा कहते हैं। बताइए, अच्छा आप लोग से एक प्रश्न है, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है बताओ? वेरी गुड, 24 घंटे ना? हाँ, क्योंकि जितना पृथ्वी का होगा उतना इसका होगा, तभी ये स्थिर दिखाई देगा। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। क्या लिखा अभी? भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। आगे लिखिएगा, इस उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इस उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इस उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अच्छा, मैंने आवर्तकाल के लिए फार्मूला बताया था, T बराबर 2 पाई अंडर रूट में आपने लिखा था RE प्लस H का होल क्यूब अपान G अमी। याद आया आप लोग को? G अमी, शायद यही लिखा रहा होगा। अब अगर इसको लिखना चाहे T बराबर 2 पाई अंडर रूट में, इसे आपने R क्यूब लिख दिया और अपान G अमी करके हल करेंगे। सारा मान रख दीजिएगा, ठीक है? सारा मान रख के जब हल करेंगे तो R का मान आएगा 42,300 किलोमीटर। 42,300 किलोमीटर लगभग। यानी किसी भी भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से जो ऊंचाई होती है वो 42,300 किलोमीटर के करीब होती है। कैसे हल किया, नहीं समझ में आया क्या? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब अपान जी एम ई बराबर लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर। बात समझ में आया ना? इसको इधर भेजो और सारा मान रख दो। पी का मान रख देना 24 का स्क्वायर, 24 घंटे है, इसको सेकंड में बदलोगे तो 24 मिनट, और फिर सॉरी 60, और यहां पर क्या कर देंगे 60 पूरे का होल स्क्वायर, और बटे 4 पाई का मान 3.14 पूरे का होल स्क्वायर। इधर आएगा जी का मान 10, आर ई का मान 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते 3, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आर क्यूब। इसको पूरा सॉल्व करना तो आर बराबर आएगा 42,300 किलोमीटर।
हम सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल आर बराबर हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, और आर का मान आया है 42,300 किलोमीटर, और ये लगभग है 6400 किलोमीटर प्लस एच। तो एच बराबर इधर घटाएंगे तो भेज दो, ये हो गया 13 में से, और 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, ये मिलेगा ना। और 11 में से 6 का कितना आएगा 5, और आगे 4, तो ये मिला, ओहो 3 बचा भैया, काहे गलत करवा रहे हो तुम लोग, ये मिला ना। इसे हम कह सकते हैं लगभग 36,000, ये लगभग वाला निशान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी तल से भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसकी ऊंचाई कितना होती है, तो कितना बताएंगे 36,000 किलोमीटर, समझ गए। तो जो यहां से रुके हुए दिखाई देते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 36,000 किलोमीटर जमीन से, और पृथ्वी के केंद्र से 42,300 किलोमीटर लगभग, और उनका आवर्तकाल कितना होता है 24 घंटे, और उनकी कक्षा का हमने क्या नाम बताया, पार्किंग कक्षा। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये वाले होते हैं ध्रुवीय उपग्रह पोलर वाले, इनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती, वो नजदीक होते हैं जो दिखते हैं, और लगता भी है देख के नजदीक है, 400-500 किलोमीटर में मिल जाते हैं वो लोग, लेकिन ये वाला काफी ऊंचा होता है, लगभग पृथ्वी सतह से कितना ऊंचा 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये मिल गया। अब अगर कुछ लोग ये कहें कि सर इसका मुझे वेग निकालना है, कितना तेज चक्कर लगाता है, तो v बराबर 2πr/t लगा देना, और सारा मान इसमें रख के हल करोगे, t का मान 24 घंटे और r का मान r प्लस s रख के हल करोगे तो लगभग आएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी भू स्थिर उपग्रह जो है उसका वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड इतना होता है। बनाइए फटाक से, सारा मान रख के हल करने पर हमें ये मिला। ये उपग्रह कौन सा उपग्रह था, भू स्थिर उपग्रह अथवा तुल्यकाली उपग्रह, भू तुल्यकाली उपग्रह जो भी था। मिटाए, अब डायरेक्ट फैक्चुअल जानकारी आप इसे लिख सकते हैं कहीं से भी। इसके पिछले वाली क्लास को आप लोगों ने लिख लिया है ना कॉपी में? यस सर। सभी लोगों ने? यस सर। और बाकी जो हमने कहा था क्लास रिवीजन कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, सब पूरा डिवाइस कर लीजिएगा, झूठे असर ना करिएगा, ठीक है। हाँ बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकी देख कर, अरे जाने दो। आप लोग जाना चाहेंगे या मैथ पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम मैथ पढ़ा सकते हैं, आधा घंटा और पढ़ा दें, पढ़ा दें या रहने दें? और पढ़ा दें यार, एक हेडिंग थोड़ा सा तरीक लिख लो, इतना इतना बोले। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। क्या करोगे घर जाकर ही, कोई इज्जत थोड़ी ना तुम्हारी घर पे। ध्रुवीय उपग्रह लिखो, वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर, वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर, वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है, वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में गति करते हैं। ये पृथ्वी के समस्त भाग का सर्वेक्षण कर सकता है। ये पृथ्वी के
समस्त भाग का सर्वेक्षण कर सकता है। ये पृथ्वी के समस्त भाग का सर्वेक्षण कर सकता है ना। बताया था ना, ये पूरे पृथ्वी पे चक्कर लगा लगा के हर एक भाग की जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः इसे दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। अतः इसे दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। अतः इसे दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। ये दूर संवेदी उपग्रह है। इसका उपयोग मौसम, पर्यावरण व मानचित्र का अध्ययन करने में किया जाता है। इसका उपयोग मौसम, पर्यावरण व मानचित्र का अध्ययन करने में किया जाता है। इसका उपयोग मौसम, पर्यावरण व मानचित्र का अध्ययन करने में किया जाता है। लिख लिया? मौसम, पर्यावरण व मानचित्र का अध्ययन करने में किया जाता है। तो आप लोग मौसम, पर्यावरण और मानचित्र का अध्ययन करिए, मानचित्री लोग। ये हो गया आपका खत्म। अब आपका 5 या 10 मिनट का टॉपिक और बाकी है। रॉकेट लॉन्च कैसे करते हैं और भारहीनता की संकल्पना क्या है, मैंने ये दोनों पढ़ा दिया है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी फिर कोई बात नहीं है, देखते हैं चीजों को कैसे होता है हैंडल। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी ठीक है, बेस्ट आप लोग।